हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज की वीडियो लेक्चर को आप यूट्यूब और डी कुमार ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर भी देख सकते हैं। डी कुमार ऑनलाइन क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के लिए जो मेथोडोलॉजी है, डी कुमार ऑनलाइन क्लासेस ऐप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर रखा है। ध्यान रखें, ऐप में वीडियो यूट्यूब वीडियो में सिर्फ आपको वीडियोज मिलेंगे, जबकि डी कुमार ऑनलाइन क्लासेस ऐप के अंदर आपको असाइनमेंट्स, शॉर्ट थ्योरी, नोट्स, डीपीएस की सॉल्यूशन का वीडियोज, वन शॉट वीडियोज, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। जो डी कुमार क्लासेस पहले से ज्वाइन कर रखे थे ऑफलाइन, वो अपने प्रोफाइल को अप टू डेट करेंगे। अपने प्रोफाइल को अपडेट करिए, उसके अंदर फ़ोटोज, रोल नंबर, किस सेशन में आप एडमिशन ले रखे थे, मतलब आप जब तक अपने प्रोफाइल को कम्प्लीटली अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको ऐप में आपके बैचेज में ज्वाइन नहीं कराया जा सकता। जबकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैट बॉक्स में जाएं, चैट बॉक्स में जाने के बाद आप अपने कोर्स के बारे में बताएं कि मैं ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। वहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद आप डी कुमार ऑनलाइन क्लासेस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो फॉर्मूलाज आपको मैंने बताया, इससे मेनली रॉल्स लॉ फॉर बॉर्नली लिक्विड सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो जैसा मैंने आपको बताया था रॉल्स लॉ में कि जब दो वोलाटाइल लिक्विड को हम आपस से मिलाते हैं, जब दो वोलाटाइल लिक्विड को आपस से मिलाते हैं तो उस लिक्विड के ऊपर दोनों की वेपर फॉर्म जमा हो जाती है। और ये यहाँ जो वेपर जमा हुई है ए और बी दोनों की, तो ए की जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसे हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी की वेपर जो प्रेशर लगाएगा उसे हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो जो पी है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू ए इक्वल टू होगी पी नॉट ए एक्स, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू होगी पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पर एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन है, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सोल्यूशन है। और जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगी, सोल्यूशन के ऊपर लगने वाले कुल वेपर प्रेशर होगी पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स, मतलब ए की पार्शियल वेपर प्रेशर और बी की पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ दिए। दूसरे फार्मूलाज इसके अंदर जो यूज होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा था कि वैसे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के जो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट वन रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर क्या आपको मैंने बताया था कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट माइनस पी है, जहाँ पर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो ये पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी, जबकि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड वन इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको मैंने बताया था कि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो जो डेल्टा टी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू होगी आई इंटू के वी इंटू एम, जहाँ पर आई वांट ऑफ फैक्टर है, के वी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है और एम मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है।
उस तरह से आपको मैंने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताया था कि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। तो कितनी घटती, तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, जहाँ पर I वांट ऑफ फैक्टर है, K मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है और M मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है। फिर आपको मैंने बताया तो ऑस्मोटिक प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को जस्ट रोकने के लिए जो मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू I इंटू कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू T। इसमें बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो ऐसे सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो एट सेम टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन की सेम होती है एट सेम टेम्परेचर। तो बेसिक अगर ये सारा डिटेल्स आपको ने देख रखा तो यहाँ से आपको समझ में आएगा। अगर इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपने नहीं देख रखी है तो आप वीडियो लेक्चर्स में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वीडियो लेक्चर में जाएं, ये सारा आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में भी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको डी कुमार ऑनलाइन क्लास ऐप में भी मिलेंगी और वहाँ पर आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं, शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं और बेसिक इसका DPS भी अवेलेबल है। मतलब एवरीथिंग वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, इसकी और DPS की सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट in 100 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm pressure is 2 degrees Celsius. Assume concentration of solute is much lower than the concentration of solvent. Vapor pressure in millimeter mercury of the solution is. फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट मतलब होता पतला, सोल्यूशन मतलब घोल, मतलब एक ऐसी घोल जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो। हम लोग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। जितनी सॉल्यूशन डाइल्यूट होगी उतना सॉल्यूशन ज़्यादा आपका आइडियल होगा, मतलब उतना ज़्यादा वो सॉल्यूशन फार्मूलाज को फॉलो करेगा। तो जो भी हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं यहाँ पर जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब ऐसे सोल्यूशन जो पतला है, जिसकी गोल बहुत पतली है, मतलब उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, कह रहा है कि सोल्यूशन के अंदर 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल मतलब जो उड़ नहीं सकता ऐसी सॉल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन मतलब नॉट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो डिसोसिएट कर सकता, तो सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम पानी के अंदर 2.5 ग्राम ऐसे सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है जो ना तो एवापोरेट होगा और ना तो डिसोसिएट करेगा। कर द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm मतलब वायुमंडलीय दबाव पर, हम लोग जो भी पढ़ते जनरली वायुमंडलीय दबाव पर। कर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कर ऐसा करने से बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो गई 1 atm प्रेशर पर कितनी, तो 2 डिग्री सेल्सियस की। कर एजॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कर मानकर आप चलिए कि जो सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत कम है सॉल्वेंट की मात्रा की तुलना में। करे एजॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। करे मानकर चलिए जो सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत कम है सॉल्वेंट की मात्रा से। करे वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑफ द सोल्यूशन इज। करे बताइए सोल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोगों को डेटा क्या दिया गया है, हम लोगों को डेटा क्या दिया गया है और हम लोगों को डेटा क्या दिया गया है, हम लोगों को डेटा क्या दिया गया है और क्या निकालना, तो सोल्यूशन। तो जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा कि 100 ग्राम वाटर के अंदर, मतलब सॉल्वेंट दी गई है कितनी, तो 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर 2.5 ग्राम, 100 ग्राम वाटर के अंदर 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम किसकी, तो ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की डिजॉल्व करी गई है। ऐसे करने से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी की हो गई है, तो 2 डिग्री की। ध्यान दीजिए, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में लीजिए या डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में लीजिए या केल्विन में लीजिए, न्यूमेरिकली सेम होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं कि सोल्यूशन, मान लेते हैं कि सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था
आपने पढ़ा कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो अगर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा था और सॉल्यूशन 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर रहा है तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितनी हो गई, मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कितनी होगी। तो कहिए जी डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी भी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट 102 माइनस 100 मतलब 2 डिग्री होगी। या अगर केल्विन में भी इसको कन्वर्ट करिए तब तो ये हो जाएगा 273 प्लस 100 और ये कितना हो जाएगा, ये 273 प्लस 102 और इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे मतलब ये 375 हो गया और 373 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तभी कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आप केल्विन में लीजिए या डिग्री सेल्सियस में लीजिए, न्यूमेरिकली क्या होती तो सेम ही होती है। तो यहाँ पर डेल्टा टी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो गई, तो 2 हो गई। आप डिग्री सेल्सियस में कहिए केल्विन में कहिए, दोनों न्यूमेरिकली सेम ही होता। तो 2.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को 100 ग्राम वाटर के अंदर जब डिजॉल्व किया गया है तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि 2 डिग्री की हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, मतलब वायुमंडलीय दबाव पर। तो कह रहा है कि एजॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ सॉल्यूशन इज। तो जरा ध्यान दीजिए, तो पहले तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, तो आप जानते हैं कि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाए तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होती, तो आई इंटू के बी इंटू एम होती है। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी कितनी है, तो 2, केल्विन की या डिग्री सेल्सियस की बात एक ही है। यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, मतलब ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट नहीं कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑब्वियसली 1 होगी। आपने पढ़ा है कि ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में जाने के बाद जो ना तो डिसोसिएट करे ना तो एसोसिएट करे, तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1। के भी दी गई है कितनी, तो 0.76 ऑब्वियसली केल्विन किलोग्राम पर मोल। और मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है तो ये आपको पता नहीं है, तो मोललिटी, तो यहाँ से इस सॉल्यूशन की मोललिटी निकल गई कितनी, तो सॉल्यूशन की मोललिटी 2/0.76 मोल पर किलोग्राम। मोललिटी की यूनिट क्या होती है, तो मोल पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर इतनी मोल है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा ये 1 थिंग, तो यहाँ पर ऐसा करिए कि मोललिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। मोललिटी की फॉर्मूला क्या होती है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, मोललिटी की फॉर्मूला होती है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट किसकी, तो सॉल्यूट की किस में, तो ग्राम में, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये होती है फॉर्मूला, मोललिटी निकालने के लिए फॉर्मूला ये होती है। तो ये कितनी होगी, तो ये 2 इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 इंटू 0.76। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है कितना, तो 2.5 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो ये आपको निकालनी है m, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालनी है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितनी हो गई, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये 100 है, तो ये आपकी 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर m की वैल्यू, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 0.76 इंटू ये 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25/2 इतना हो गया क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कि इस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर बताइए। तो आपने ये पढ़ा है कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, आपने ये भी पढ़ा है कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होती है वो लोअर हो जाती है। वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या होती है, तो लोअर हो जाती है। तो आपने पढ़ा है रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, मतलब P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस फार्मूला को और भी आप लिख सकते हैं, ये P0 दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होती है, मतलब प्योर वाटर होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होती है। आपको मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कि जी ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर
सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का इक्वल हो जाए किसके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट पर जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर होगी, बॉइलिंग पॉइंट पर जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर होगी किसके बराबर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, मतलब 1 atm के बराबर। तो यहाँ पर P0 क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पर कितनी होगी, तो 760 माइनस PS आपको निकालना है अपॉन बॉइलिंग पॉइंट पर 760। आई वांट ऑफ फैक्टर, यहाँ पर सोल्यूट क्या है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसी सोल्यूट जो सोल्यूशन के अंदर जाने के बाद ना तो डिसोसिएट करेगी ना तो एसोसिएट करेगी। तो यहाँ वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 इनटू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को आप लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल है कि क्या, तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एजॉम दैट मान करके चलिए कि जो सोल्यूट की मात्रा है सोल्यूशन के अंदर वो बहुत कम है किसकी तुलना में, तो सॉल्वेंट की तुलना में। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होगी प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर जो सोल्यूट की मात्रा है वो बहुत कम है, मतलब इसको आप निग्लेजिबल मान सकते हैं। ये निग्लेजिबल हो गई, तो ये लफा बराबर किसके हो गई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू ये क्या थी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये नंबर ऑफ मोल किसकी, तो सॉल्वेंट की। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर के सिंपल सॉल्वेंट हो गई, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ऑलरेडी दी हुई है कि जो सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत कम है सॉल्वेंट की मात्रा की तुलना में। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्यूट की मात्रा को निगलेक्ट कर देंगे, किसकी मात्रा से, तो सॉल्वेंट की मात्रा से। तो दिस, तो ये सारे को पुट करिए, तो 760 माइनस PS अपॉन 760। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना, तो 2.5 ग्राम, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जब लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हो गई, तो ये आपको हो जाएगा इट इम्प्लाइज 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है कि जी 2.5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना, तो सॉल्यूट की कितनी मोलिकुलर मास है, तो यहाँ से आपने निकाल रखा है कितना, तो इसको सॉल्व करिएगा तो 0.38 इंटू 25 है, तो यहाँ पर पुट करिए 0.38 इंटू 25 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो 100 ग्राम, और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, तो सॉल्वेंट इज वाटर, तो वाटर सॉल्वेंट है, तो ये वाटर की मोलिकुलर मास 18। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे, तो इसे अगर हम सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये 2.5 ये 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 2.5 ये 760 माइनस PS अपॉन 760 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5, तो ये हो गया ये 10 है ना, 2.10 ये 3.8, तो 1 अपॉन इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3.8 इंटू इसको ऊपर लेंगे तो 18 अपॉन ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये देखिए जी ये 38 दूनी 76, इसको अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 380 आ जाएगा, 002, तो ये आपका आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है कितना, तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो ये 760 माइनस PS इक्वल टू ये 380 हो गया, तो 380 से 2 18 दूनी 36, ये 36 हो गया, तो ये PS इक्वल टू क्या होगा, तो 760 में से 36 को अगर माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो ये 2724, तो यहाँ पर PS इक्वल टू कितना आ जा रहा, 724, PS इक्वल टू कितना, तो 724। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो वन अनदर क्वेश्चन जे एडवांस 2019 में आया है, मतलब इसी साल, इसके जस्ट पिछले साल, अभी तो इस साल हुआ ही नहीं जे एडवांस। और ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको जे एडवांस 2012
का बताया उसका जस्ट उल्टा है। वहाँ पर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दे दी गई थी और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा जा रहा था। यहाँ पर उल्टा है, मतलब सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर दे दिया गया है और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। तो करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट, नॉन आयनिक मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट को हम 39 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाती है फ्रॉम 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी टू 640 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज, कर बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपन 39 ग्राम बेंजीन के अंदर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर 0.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। अब वो सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है मतलब नॉट एवापोरेटिंग, नॉन आयनिक है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब डिसोसिएट नहीं कर रहा। करेगी जब 39 ग्राम बेंजीन के अंदर 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन आयनिक सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर है वह घट जाती है कितना तक, तो 640, मतलब पी नॉट दी गई है। पी नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दी गई है कितनी, तो 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सॉरी 650 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर। और इस सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया गया तो पीएस मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, तो ये घट के 640 होगी। आपने पढ़ा है कि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, यदि वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, तो लोअर हो जाती है। वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर लोअर हो जाती है। तो कितनी लोअर होती, तो आपने पढ़ा है कि जब वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होती है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, वो इक्वल होती है आई इंटू मोल फ्रैक्शन किसकी, तो सॉल्यूट की होती है। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पी नॉट दी गई है कितनी, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 650 माइनस पी एस, जब वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया गया तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट के कितनी हो गई, तो 640 अपॉन ये क्या होगी, तो पी नॉट मतलब 650। चूंकि सॉल्यूट आपकी नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है मतलब नॉन आयनिक है तो वाटर फैक्टर की वैल्यू 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या होगी, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल किसकी, तो सॉल्वेंट की, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगी, तो ये 10 अपॉन 650 इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट कितनी, तो सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, तो 0.5 ग्राम है। यहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, तो 0.5 ग्राम है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है, तो ये हमें पता नहीं है। नॉन ये कितनी है, तो 0.5 है अपॉन m है प्लस ये सॉल्वेंट की मोल कितनी हो गई, तो ये आपका सॉल्वेंट आपका बेंजीन है, इसकी वेट कितनी है, तो 39 ग्राम। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो ये 39 अपॉन ये कितनी, तो 78 हो गई। ठीक है। अब जरा देखिए 0.5 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया मतलब बहुत कम मात्रा में है जी, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये 1/65, तो ये क्या हो गया, तो ये 0.5 अपॉन कैपिटल M। इसको आप करिए क्या, निगलेक्ट कर दीजिए कि कैसे जी, कि बहुत कम मात्रा है। ऐसे भी जनरली हम लोग रिलेटिव लोअरिंग जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, मतलब ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो सॉल्यूट की मात्रा है वो बहुत कम है किसकी तुलना में, तो सॉल्वेंट की मात्रा। तो इसको आप इन दोनों को अगर आप निगलेक्ट कर दीजिए, इसकी तुलना में अगर इसे आप निगलेक्ट कर देंगे तो
तो यह आ जाएगा 0.5 अपॉन कैपिटल M अपॉन ये 0.5 अपॉन कैपिटल M अपॉन ये हो गया 39 अपॉन 78। तो ये आपको ऊपर में चलाएगा 78 अपॉन 39। ठीक है जी। तो ये आपका कितना आ जाएगा? आप नहीं भी निगलेक्ट कर सकते, इसको आप नहीं करते, चलो हटाओ, यहाँ लिखा नहीं है ना कि निगलेक्ट कर देना, तो चलो नहीं निगलेक्ट करते। तो ये कितना आ जाएगा 1/60। पिछले में लिख दिया था कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मच स्मॉलर देन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ नहीं लिखा तो चलो नहीं निगलेक्ट करते। तो अगर नहीं निगलेक्ट करेंगे तो 1/65 हो जाएगा, सॉरी ये 1/65 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? तो ये इसको क्रॉस कर दीजिए, ये 0.5 अपॉन इसको क्रॉस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 अपॉन कैपिटल M प्लस ये 39 अपॉन 78 कितनी हो जाएगी जी? तो प्लस 1/2 हो जाएगी, है ना। इसको इधर करिएगा तो ये 0.5 इंटू 65 अपॉन कैपिटल M हो जाएगा। इस तरह से करिए, तो इसको आप इधर कर दीजिएगा, तो इसको इधर ले जाइए, तो ठीक है। तो ये 0.5 इंटू 65 अपॉन कैपिटल M माइनस 0.5 अपॉन कैपिटल M इक्वल टू 1/2 करिएगा। तो इसको आप इधर से सॉल्व करें तो यहाँ से क्या करिए, तो ये 0.5 M आपका कॉमन आ जा रहा, नहीं आ रहा, मतलब ये सीधे ये 0.5 अपॉन कैपिटल M इंटू 64 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। इसलिए M की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर M की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये 64 आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में नहीं कह रहा था कि निगलेक्ट करिए, जनरली हम निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट कर देते तो M की वैल्यू 65 आ जाता, लेकिन जब निगलेक्ट नहीं किए हैं तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितनी आ रही है? 64 आ रही है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा? तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने पढ़ा है कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, आपने पढ़ा है कि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर यदि वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर घट जाती है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है। तो कितना घटता है? तो अगर डेल्टा टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है तो इक्वल टू आई इंटू केफ इंटू एम हो जाएगी। तो यहाँ डेल्टा टी एफ कितनी हो गई? तो ये तो आपको निकालनी है। आई की वैल्यू कितनी? तो चूंकि सॉल्यूट नॉन आयनिक है तो 1 केफ कितना दिया गया था जी? 5.12 था ना, 5.12 था शायद, इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी? तो वेट ऑफ सॉल्यूट। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होती है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट किसकी? तो सॉल्वेंट की, ये फॉर्मूला होती है। तो ये कितनी होगी? तो ये डेल्टा टी एफ इक्वल टू ये 1 इंटू 5.12 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी? तो यहाँ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व किया गया है? तो 0.5 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आपने निकाल रखा है? 64 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है जी? तो सॉल्वेंट यहाँ पर कितना? 39 ग्राम लिया गया जिस पर। जैसे सॉल्व कर दीजिए और क्या, तो सॉल्व कर देंगे तो कुछ आ जाएगा, है ना। ये कितनी हो जाएंगी? तो ये 0.5 इंटू 100,000 तो ये हो गया 500 अपॉन इंटू ये 5.12 अपॉन 64 इंटू 39 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए जी, इसको आप करिएगा तो ये आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, इसको 500 से मल्टीप्लाई करिए तो 100 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? 512 इंटू 5 अपॉन 64 इंटू 39। कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है जनरली, क्योंकि जेईई एडवांस में जो पेपर दिया हुआ था उसमें थोड़ी आप कैलकुलेटर मोबाइल निकाल कर कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो जनरली आप ऐसे करिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 64 दूनी 128 और दूनी 256 और दूनी, तो ये 6 ये कट जा रहा है आपका कितना से? तो 8 से, है ना, 8 से। ये कितना हो गया? तो ये 40 अपॉन 39 आ गया, ठीक है। तो ये 40 अपॉन 39 मतलब लगभग 1 अपॉन 39 मतलब 1.02 के आसपास ये हो गया।
तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन, ध्यान दीजिए एडवांस या इंट्रेंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जो कैलकुलेशन होता है ना बिल्कुल सेट होता है, तो उसके लिए आप बार बार कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं। यस, आप असाइनमेंट से कर रहे हैं या बुक से न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहाँ कभी कभी आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर जेई में पूछा हुआ है उसका डेटा बिल्कुल फिट रहता है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अनदर एग्जांपल जेई एडवांस 2015 में आया। ध्यान दीजिए, ये मत कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये जेई एडवांस है, जेई मेन है, नीट है। जेई एडवांस के जो क्वेश्चन की लेवल होती है मेरे विचार से वो 12 जैसा ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक्चुअली जेई एडवांस के पेपर में बस ये चीज़ होती है कि जो लेवल होता है फ्रॉम वेरी बेसिक, जो क्वेश्चन का लेवल होता है फ्रॉम वेरी फंडामेंटल, इसलिए जेई के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फंडामेंटल की क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये तो जेई एडवांस का पेपर है बहुत टफ होगा, टफ नहीं है। अगर आपका फंडा क्लियर है तो बिल्कुल ईजी है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज -0.0558 डिग्री सेल्सियस द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ जो सॉल्यूशन है करेंगे ऑब्वियसली एक वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा रहा, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन ये सॉल्यूट है वो क्या है, तो कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट, क्लोराइड और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये जो सॉल्यूट है इसमें कोबाल्ट है, अमोनिया है। अमोनिया कुछ होगा, अमोनिया हो जाता मान लेते कि अल्फा होगा, या कुछ ही मान लेते हैं कि अमोनिया सपोज कुछ होगा, मान लेते हैं कुछ होगा सपोज अल्फा मान लेते हैं, और इसके अंदर क्लोरीन होगा, इसके अंदर क्लोरीन होगा मान लेते हैं एक्स। यानी क्लोरीन कितनी होगी, तो इसके अंदर क्लोरीन कितनी होगी जरा ध्यान दीजिए। यहां कोबाल्ट थर्ड लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ, बस इसी चीज को पकड़ना है, कोबाल्ट थर्ड लिखा हुआ है, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3। तो ये अमोनिया की तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, तो 0 होती है। तो यहां पर अगर हमें 3 लाना है, पैरेंथेसिस में 3 लिखा, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अगर यहाँ पर +3 हमें लानी है तो यहाँ पर क्लोरीन के कारण 3 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तभी तो होगा, एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 होती है, तो ये कोबाल्ट के कारण +3 हो गया, अमोनिया के कारण चाहे 1 अमोनिया रहे, 2 अमोनिया रहे, 10 अमोनिया, 20 रहे, कितना भी रहे, तो अमोनिया के कारण 0 हो गया, 1 क्लोरीन के कारण -1, तो 3 क्लोरीन के ऊपर -3, तो कुल मिलाकर 0 होगा। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 रहने के लिए, मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 रहने के लिए, मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 रहने के लिए, मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 रहने के लिए यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दी गई है, अमोनिया का 0 है, 1 क्लोरीन की -1, तो 3 क्लोरीन की -3, तो -3 +3 मिलकर के क्या होगी, तो 0 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में कहा जा रहा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ई -0.0558 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि ऑब्वियसली एक सोल्यूशन बनाया गया है जिसके अंदर क्या डाला जा रहा, तो 0.01 मोलर। कह रहे ये सोल्यूशन है, इसकी मोललिटी दी गई है, ये सोल्यूशन इसकी मोललिटी दी गई है, इसकी मोललिटी कितनी है
तो 0.01 मोल है। करें इसके अंदर एक सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा रहा, कौन सी सॉल्यूट? तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका? तो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन का। लेकिन यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? तो +3 है। तो यहाँ पर +3 होने के लिए ऑब्वियसली -3 भी होना चाहिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 होती है। तो यहाँ +3 होने के लिए हमें -3 भी होनी चाहिए। तो -3 कब होगी? तो ये -3 तभी होगी, -3 तभी होगी जब क्लोरीन की संख्या कितनी होगी? तो 3 होगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स की। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है? तो ऑब्वियसली अमोनिया तो अंदर होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होती है? तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है और एक आयोनाइजेशन स्फीयर होती है, मतलब ये बड़ी ब्रैकेट होती है। अब इस यहाँ 3 क्लोरीन है। अब इस 3 क्लोरीन में कुछ क्लोरीन तो बाहर होगा, तो मान लेते हैं कि X क्लोरीन बाहर होगा। तो अंदर कितनी क्लोरीन हो जाएंगी? तो ऑब्वियसली अगर X क्लोरीन बाहर है तो अंदर में क्लोरीन कितनी हो जाएंगी? तो 3 - X। इसी चीज को मैंने समझना है। ये समझ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं। ये चीज आपको अगर समझ में आ गई, जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। ये चीज अगर आप पकड़ लिए तो इसमें खत्म हो गया, ये क्वेश्चन के अंदर अब कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व किया गया है और इस सॉल्यूशन की मोलिटी इतनी है, ये तो समझ में आ रही है। और इसमें जो सॉल्यूट डाला गया है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? तो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन की। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसकी है? तो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन की। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसकी है? तो कोबाल्ट, अमोनिया और क्लोरीन की। लेकिन यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज 0 होती है, इसलिए यहाँ पर कितनी क्लोरीन होनी होगी? तो 3 क्लोरीन होनी होगी। और अमोनिया कितना भी हो सकता है, वो तो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो बेसिक आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ा है, ऐसे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक में पढ़ेगा। ऐसे मैंने बेसिक में आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होती है, आयोनाइजेशन स्फीयर, मतलब एक बड़ी ब्रैकेट और एक बाहर में होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन बाहर में कितनी होगी, अंदर कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि X क्लोरीन बाहर है तो 3 - X अंदर होगा। तो ये कंपाउंड की फॉर्मूला होगी। अब इसकी अगर हम वांट ऑफ फैक्टर निकालें, यदि हम इसकी वांट ऑफ फैक्टर निकालें तो आप इसका अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालिएगा तो आप जान रहे ये कोबाल्ट है, ये CONH3, ये CONH3 एल्फा, ये Cl3 - X, ये Cl1 है आपका। और इसे एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये डिसोसिएट करेगा किस में? तो CONH3 एल्फा और बेसिक Cl3 - X। अगर इसे आप सॉल्वेंट में डाल दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर इसे सॉल्वेंट में डाल दीजिए, अगर इसे सॉल्वेंट में डाल दीजिएगा तो ये किस में टूटेगा? ये सॉल्वेंट में डालिएगा तो किस में टूटेगा? तो CONH3 एल्फा, ये Cl3 - X, ये तो आपका रह जाएगा क्या? स्क्वायर ब्रैकेट प्लस Cl। कितना Cl में टूटेगा? तो यहाँ पर अगर 1 रहता तो 1 क्लोरीन बनता, तो यहाँ 2 रहता तो 2 क्लोराइड, 3 रहता तो ये 3 क्लोराइड, तो यहाँ पर कितना? तो X है, X ये बनेगा आपका। ये समझ में आना चाहिए ये कैसे लिखा मैंने। ये अगर आपको समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया, ठीक है। तो ये अभी तक नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर इसको देख लीजिए कैसे मैं समझा रहा हूँ इसको। अगर देखिए इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालना है तो वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे सिंपल मेथड बताया। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये X क्लोरीन हो गया ना जी, तो यहाँ पर +X हो जाएगा, ये हो जाएगी, है ना। एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो X क्लोरीन के ऊपर -X, तो कुल 0 रखने के लिए +X। अब अगर इसका वांट ऑफ फैक्टर निकालें तो मान लीजिए शुरुआत में 1 मोल है तो ये 0, ये 0, ये 1 मोल अगर शुरुआत में 1 है तो ये 0, ये 0। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ अल्फा मान लिया ना, इसको बीटा कर देते, इसको बीटा कर देते, ठीक है, इसको कोई अंतर नहीं पड़ा। और यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल यहाँ से निकलता तो 1 मोल इसकी, 1 मोल इसकी, 2 मोल निकलता तो 2 इसकी, 2x इसकी, 3 मोल निकलता तो 3 इसकी, 3x इसकी। अरे अल्फा निकला है तो ये फॉर्म होगा अल्फा, ये आपकी X अल्फा। तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगी? तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगी? तो इसकी वांट ऑफ फैक्टर आप जानते हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कुल पार्टिकल कितनी हो जाएंगी? तो 1 - अल्फा प्लस ये आपका अल्फा प्लस X अल्फा अपॉन इनिशियल मोल 1। तो यहाँ पर क्या होगी? तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ये 1 + X अल्फा हो गई।
लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये 1 + x × 1 मतलब ये हो गया 1 + x। अब जानते हैं कि वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को डालते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF = होती है I × KF × m होती है। तो यहाँ पर डेल्टा TF कितनी हो गई? तो यहाँ डेल्टा TF आपको दिया गया है कितना, तो ये तो निकालना है नहीं, डेल्टा TF आपको दिया हुआ नहीं है, हाँ दिया हुआ है। तो डेल्टा TF = क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होता है। डेल्टा TF = क्या होता है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। वांट ऑफ फैक्टर कितनी हो गई? तो ये 1 + x। KF की वैल्यू कितना है? तो ये आपको दिया गया 1.86 इंटू मोललिटी कितना है? तो 0.01 दिया हुआ मोललिटी है। तो यहाँ पर TF दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज वाटर, तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होती है, माइनस ये कितना हो आएगा, ये माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया गया है, कितना पर सोल्यूशन फ्रीज कर रहा, तो माइनस 0.0558 पर फ्रीज कर रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या हो गई? तो ये अगर इसे सॉल्व करिए तो ये 0.0 ये आपको होगा 0.0186 इंटू 1 + x, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 0.0558 इज इक्वल टू ये 0. सीधे कर देता मैं इसको, इज इक्वल टू वाट, तो ये आपका हो जाएगा 1 + x इज इक्वल टू ये 0.0558 अपन इसको डिवाइड करिए 0.0186। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 तिहाई 54, 3 से कट जाएगा पूरा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2। तो x की वैल्यू 2 मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्लोरीन बाहर रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर x क्लोरीन मतलब 2 क्लोरीन, और बाकी यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 1 क्लोरीन अंदर रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितनी क्लोराइड आयन होगी? इसलिए यहाँ पर होगी नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन मतलब Cl- आयन, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितनी हो गई? इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितनी हो जाएगी? इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर सीधे इज इक्वल टू कितना, तो ये 3 - x है, मतलब 3 - x की वैल्यू 2, तो 1 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं इसे। तो क्वेश्चन में है, ये JEE एडवांस 2014 में पूछा है, करे MX2 डिसोसिएट इन M+2 and X- ions in aqueous solution with a degree of dissociation alpha of 0.5. The ratio of observed depression of freezing point of the aqueous solution to the value of the depression in freezing point in the absence of ionic dissociation is. तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि MX2 डिसोसिएट करता है किस में? M+2 और X- ions in aqueous solution with a degree of dissociation alpha of 0.5. The ratio of observed depression of freezing point of the aqueous solution to the value of the depression in freezing point in the absence of ionic dissociation is. ऐसा है कि यदि MX2 को, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि MX2 को एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, ये MX2 है, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, करें तो यहां पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है MX2 की, मतलब अल्फा की वैल्यू यहां पर 0.2 है, सॉरी 0.5 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5। तो द रेशियो ऑफ observed depression of freezing point of the aqueous solution to the value of depression in freezing point in absence of ionic dissociation. तो अगर डिसोसिएशन होती है तो जो ऑब्जर्व करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF वो कितनी होगी? कहेंगे जी I × KF × M होगी। तो यहां पर आपको I की वैल्यू तो पता नहीं है, तो
तो आई की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो आप जानते हैं कि अगर MS2 को सॉल्वेंट पे हम डिजॉल्व कर दें तो ये डिसोसिएट करेगी किस में? तो M+2, और x के नीचे 2 है तो 2x-। यदि इसकी वांट ऑफ फैक्टर निकालनी है तो शुरुआत में मान लीजिए कि 1 मोल है, ये 0, ये 0। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो 1 में से अल्फा टूटेगा तो ये अल्फा बनेगा, 2 अल्फा देगा। आपने पढ़ा वांट ऑफ फैक्टर निकालना। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो कहिए जी यहाँ पर आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू द इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो डिसोसिएशन के बाद कितनी होगी? 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन, शुरुआत में 1 लिए हैं तो 1, तो ये कितनी होगी? तो 1 + 2 अल्फा। लेकिन यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको दी गई है कितना? तो 0.5। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2। तो यहाँ पर ये डेल्टा TF जो ऑब्जर्व होगी, यहाँ पर जो डेल्टा TF ऑब्जर्व होगी, यहाँ पर जो डेल्टा TF ऑब्जर्व, जो ऑब्जर्व डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होगी, वो कितनी हो जाएगी? कहीं इक्वल हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करना होगा इंटू KF इंटू मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। MX2 dissociate in M+2 and X- ions in aqueous solution with a degree of dissociation alpha of 0.5. The ratio of observed depression freezing point of the aqueous solution to the value of depression freezing point in the absence of ionic dissociation. और यदि in absence of ionic dissociation, यदि ionic dissociation नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन क्या होगी? तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। और बेसिस जब डिसोसिएशन नहीं होगी तो वांट ऑफ फैक्टर कितनी? तो 1 इंटू KF इंटू M इक्वेशन 2। तो जो ऑब्जर्व डेल्टा TF ऑब्जर्व मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ डिसोसिएशन, मतलब ऑब्जर्व डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन डेल्टा TF मतलब आयनिक डिसोसिएशन जब नहीं होगी तब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कितनी होगी? तो 2 इंटू KF इंटू M अपॉन 1 इंटू KF अपॉन M। तो ये कैंसिल हो गई क्योंकि दोनों सेम ही सोल्यूशन है, तो मोलरिटी भी सेम है, KF भी सेम है, सेम सॉल्वेंट के लिए। तो ये 2 हो गया, इट इज आंसर। तो अनदर क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। करें इन सारे सॉल्यूशन को कंसीडर करिए। फर्स्ट वन 0.1 m NaCl एक्वा सोल्यूशन। करा कि पानी के अंदर 0.1 मोल पर लीटर NaCl एक्वा सोल्यूशन को लिया गया है। सेकेंड वन 0.1 मोल पर लीटर CaCl2 एक्वा सोल्यूशन। थर्ड वन is 0.1 मोल पर लीटर AlCl3 एक्वा सोल्यूशन। एंड फोर्थ वन 0.1 मोल पर लीटर C12H22O11 एक्वा सोल्यूशन है। राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड डी द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये जो हम सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानकर चलिए कि सॉल्ट्स क्या है? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अब इसे अगर गौर से देखें तो ये सारा का सारा क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली वेपर प्रेशर, बॉइलिंग एलिवेशन, मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने पढ़ा कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या? तो I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा आपने पढ़ा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। तीसरा आपने पढ़ा है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। और चौथा आपने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर ICRT। अब जरा देखिए ये सारी सोल्यूशन की जो मोलरिटी है वो सेम है, मतलब इन सारे सोल्यूशन के लिए जो मोलरिटी होगी, कॉन्सेंट्रेशन होगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगी वो लगभग सेम हो। तो ये सारा सेम ही रहेगा। अब इस सॉल्यूशन का अगर आप रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जितना इसका हो उतना इसका होगा, उसका उतना ही होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इतना।
अगर इस सोल्यूशन की एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो जितनी मोलरिटी सोल्यूशन की होगी उतना ही मोलरिटी सोल्यूशन की, उतना ही मोलरिटी सोल्यूशन की, उतना ही मोलरिटी सोल्यूशन की। उसी तरह से अगर आप डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो सबकी मोलरिटी सेम है, तो मोलरिटी सेम है तो ऑब्वियस इन सबकी मोलरिटी सेम होगी। चूंकि सबका सब एक्वा सोल्यूशन है तो आप इस सोल्यूशन का आप डेल्टा TF निकालें या इस सोल्यूशन का निकालें या इस सोल्यूशन का निकालें, ये सोल्यूशन सबका KF सेम होगा। तो सारा एक्वा सोल्यूशन के अंदर, इसलिए सारे की KB KF कांस्टेंट होगी। ऑब्वियसली सारे सोल्यूशन की मोलरिटी सेम है तो ये मोलरिटी सेम होगी, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सेम होगी, टेम्परेचर अपन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहां पर मेनली क्या है तो वांट ऑफ फैक्टर। जिस सोल्यूशन की वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगी, जिस सोल्यूशन की वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हायर होगी। मतलब अगर यहां पर देखें कि वांट ऑफ फैक्टर की किसकी सबसे ज्यादा है, तो आपको मैंने बताया था वांट ऑफ फैक्टर से NaCl का निकालिए, तो NaCl वांट ऑफ फैक्टर निकालेगा। ऐसे मेथड बताया कि जी NaCl को पानी में डालेगा तो Na+ और Cl माना दे देगा। तो शुरुआत में 1 तो ये 0 ये 0, यदि डिग्री ऑफ डिस्टेंस अल्फा तो ये अल्फा ये अल्फा, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 1 + अल्फा। I की वैल्यू कितनी तो 1 + अल्फा हो गई। तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 + अल्फा है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 + 1 = कितनी हो गई तो ये 2 हो गई। या डायरेक्ट आपको मैंने बताया था कि अगर कोई सॉल्यूट 2 पार्टिकल में टूटता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है 2 पार्टिकल में टूटता है तो I की वैल्यू 2 आएगी। मतलब यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए I की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर आप निकाल लीजिए I की वैल्यू कितनी आएंगी तो ऑब्वियसली 2 और 1 3 पार्टिकल में टूटेगा तो 3। यहाँ पर ये 4 पार्टिकल में टूटेगा क्यों तो ये 3 1 4, तो I की वैल्यू कितना आएगा तो 4। और यहाँ पर आप निकाल के देखेंगे तो ये कितना पार्टिकल में टूटेगा तो ग्लूकोज सुक्रोज है, तो सुक्रोज के लिए ये टूटेगा ही नहीं तो वांट ऑफ फैक्टर बन। तो ऑब्वियसली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यदि सोल्यूशन की मोलरिटी सेम रखें, सॉल्वेंट सेम रखें, यदि सोल्यूशन की मोलरिटी सेम रखें, सॉल्वेंट सेम रखें, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। यदि सोल्यूशन की मोलरिटी सेम रखें, सॉल्वेंट सेम रखें, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है तो वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब ये हुआ कि जिस सोल्यूशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो अगर इन सारे में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी तो थर्ड की, क्योंकि इसकी वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसकी तो सेकेंड की, उसके बाद किसकी तो फर्स्ट की, उसके बाद किसकी तो फोर्थ की। अरे इन सारे में पूछी जाए कि सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी, तो अगर कहीं जी मोलरिटी आपने सेम रखा है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी आपने सेम रखा है, मोलरिटी आपने सेम रखा है, सॉल्वेंट आपने सेम रखा है, तो ऑब्वियसली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है वो सिर्फ डिपेंड करेगी किसके ऊपर तो वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो जिस सॉल्यूशन की वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी। कहने का मतलब सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी तो थर्ड की। मतलब इस सॉल्यूशन की लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगी, मतलब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा घटेगा। उसके बाद किसका घटेगा कि जी उसके बाद घटेगा इसका वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि अगर ये सारा को आपने कांस्टेंट कर दिया तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड करिए तो वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर होगी तो यहां पर होगी। ऑब्वियसली एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी तो यहां पर होगी। और ऑब्वियसली डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी तो यहां पर होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किसकी होगी तो यहां पर होगी। तो अगर इन सबको आपने कांस्टेंट ले लिया कि कैसे कांस्टेंट ले लिए, मोलरिटी आपकी सेम है, सॉल्वेंट आपकी सेम है, तो ये सारी कांस्टेंट हो गई। तो इसका मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेंगी तो वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। मतलब इन सारे में अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी तो इसकी। मतलब इस सॉल्यूशन की लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगी, इस सॉल्यूशन की एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, इस सॉल्यूशन की डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी और इस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगी। और आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी तो इसकी होगी। क्यों? क्योंकि इसका वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू 1 है। मतलब कहने का ये हुआ कि इस सॉल्यूशन की जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगी वो सबसे कम होगी, इस सॉल्यूशन की एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट
सबसे कम होगी, इस सोल्यूशन की डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगी और इस सोल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगी। तो 1 बाय 1 हमें लिखने के लिए कह रहा कि तो ऑब्वियस ए में कह रहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखिए। तो जरा देखिए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां पर घटेगा, कहेंगे जहां पर आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। लोअरिंग मतलब क्या होता है, तो घट जाना, मतलब सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर कहां घटेगा, तो यहां घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर यहां पर घटेगा, मतलब थर्ड की जो वेपर प्रेशर होगी वो सबसे कम होगी। उसके बाद किसकी होगी, तो बेसिक फर्स्ट की होगी। उसके बाद किसकी होगी, सॉरी फर्स्ट की नहीं, सेकेंड की होगी, है ना, इसका आई की वैल्यू 3 है ना। उसके बाद किसकी होगी, तो फर्स्ट की होगी। उसके बाद किसकी होगी, तो फोर्थ की होगी। क्यों, क्योंकि आपने सब में सॉल्वेंट सेम रखी, मतलब जो ये केबी केएफ ये सब कांस्टेंट हो गया, तो इन सब की आपने सॉल्वेंट सेम रखी, मोलरिटी सेम रखी है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप सॉल्वेंट सेम रखेंगे, मोलरिटी सेम रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। जिस सोल्यूशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, मतलब यहां पर वांट ऑफ फैक्टर इसकी सबसे ज्यादा है, मतलब इस सोल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगी, इस सोल्यूशन की एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, इस सोल्यूशन की डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, इस सोल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगी। उसी तरह से इस सोल्यूशन की यहाँ पर सॉल्यूट की वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम है, मतलब इस सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, मतलब यहाँ पर लोअरिंग वेपर प्रेशर सबसे कम इसमें होगी, सबसे कम इसमें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगी, यहाँ सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी और यहाँ पर सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये 1 बाय 1 अपन सबका ऑर्डर लिखते हैं। पहला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की वेपर प्रेशर का ऑर्डर हमें लिखने के लिए पूछा जा रहा है, तो बेसिस सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी यहाँ पर होगी, मतलब इसकी वेपर प्रेशर सबसे कम, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, और उसी तरह से बी में पूछा जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब जरा देखिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड करिए वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर, तो इन सब में जिसकी वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि ज्यादा होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा, तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर, तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो जिसकी वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि सबसे ज्यादा, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि सबसे ज्यादा होगी, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका थोड़ा कम बढ़ेगा, इसका कम बढ़ेगा और सबसे कम बढ़ेगा इसका। क्यों, क्योंकि इसकी वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम है, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगी फोर्थ की, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम बढ़ी। उसके बाद किसकी होगी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट की। उसके बाद किसकी होगी, तो ऑब्वियसली सेकेंड की, और सबसे ज्यादा किसकी हो गई, तो थर्ड की। उस तरह से सी में आइए, सी में क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो यहां पर क्या है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिस यहाँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आई के ऊपर, तो जिस सोल्यूशन की आई की वैल्यू, जिस सोल्यूशन में आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट में कमी, मतलब ऐसे तो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर घटेगा, मतलब प्योर वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज करता है, लेकिन उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो -1 पर करेगा, और डालिएगा तो -2 में करेगा, और डाले -3, और ज़्यादा तो -4, तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब ये -4 हो जाएगा। तो अगर ये -4 हो गया तो ये -3 रह गया, ये -2 हो गया, ये -1, तो क्वेश्चन में क्या जा रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसकी हो गई, तो ये -4 छोटा होता है, उससे बड़ा होता है -3, उससे ज़्यादा होगा -2, उससे ज़्यादा होगा -1, तो सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कहाँ पर हुई, तो थर्ड में हुई। उसके बाद किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो सेकेंड की। उसके बाद किसकी होगी, तो फर्स्ट की। उसके बाद किसकी होगी, तो फोर्थ की। उस तरह से डी में आइए, डी में क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑब्वियसली जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो इसकी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये सबसे कम किसका, तो फोर्थ का, तो फोर्थ की ऑस्मोटिक इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है ना जी, फोर्थ का सबसे कम होगा। उसके बाद किसका होगा जी, तो सेकेंड का हो जाएगा। उसके बाद किसकी होगी जी, तो फर्स्ट की। उसके बाद किसकी, तो फोर्थ की। तो ये कब आप लिख पा रहे हैं, तो जब सोल्यूशन की मोलरिटी और सॉल्वेंट सेम है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखना है
कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, तो रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये हुई सॉरी, सबसे ज़्यादा थर्ड की होगी ना, सबसे वो मैंने क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना जी, तो सबसे कम होगी किसकी, तो फोर्थ की, उसके बाद किसकी हो गई, तो सेकेंड की, उसके बाद फर्स्ट की, और वो फोर्थ की सबसे कम हो गई ना, फोर्थ की सबसे कम हो गई, सबसे ज़्यादा थर्ड की होगी ना, सॉरी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किसके ऊपर, वॉन ट्रॉप फैक्टर के ऊपर। कब, तो ये आज का वीडियो यहीं पर आने देते हैं। इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस पूछा जो बताया जो डीपीएस में नहीं है, और जो डीपीएस के क्वेश्चंस हैं वो डीपीएस के वीडियो लेक्चर्स में अपन करेंगे, जो सिर्फ ऐप के ऊपर आएगा, यूट्यूब के, ये तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होंगे, लेकिन जो चैप्टर वाइज डीपीएस का सॉल्यूशन है वो ऐप पर ही अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर लिमिटेड नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स होंगे, ठीक है, इसलिए ऐप डाउनलोड करिए। ऑब्वियसली अगर ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप प्रोफाइल में जा करके सारी चीज़ों को अप टू डेट करिए, है ना। उसके बाद यदि जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वह मैसेज के मतलब ऐप डाउनलोड करिए, चैट दिया हुआ है, उसके अंदर आप लिखिए कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, उसमें आपको बाकी चीज़ें बताई जाएंगी, है ना। ऐसे आप कॉल कर सकते हैं, जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो कॉल करें नंबर पर 9304175557, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, ओके बाय।